हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूँ सीए फाउंडेशन लॉ इस सब्जेक्ट का जो हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है कंपाइलर, उसमें हम 7वें चैप्टर पे है जिसमें 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। और हम लोगों ने अब तक 3 मॉक टेस्ट पेपर देखे। जून 2024 का जो पहला अटेम्प्ट होने वाला था। सर आप कोई भी साल में दे दो, 25 26 27 कोई भी साल में एग्जाम दो, लेकिन हमें मॉक टेस्ट पेपर की कंसेप्ट क्यों अच्छे से करनी चाहिए। इस अगर आपने पहले 3 वीडियो देखे होगे ना बेटा, अब आपको समझ में आएगा कि जो मेन पेपर हुआ जून 2024 का, वहां पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। उसमें से ये 7 मार्क्स तो जिन बच्चों ने अगर अपने अच्छे से एमटीपी कर लिया तो 7 में से 7 मार्क्स एकदम फिक्स है, करके एकदम फिक्स है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन 6A में पूछा गया सवाल कराऊंगा, और उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। सेक्शन 76 क्या है वो देखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन, ये 2 कंसेप्ट आपके इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया अमोल कासार एकेसी है तो डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉइड वालों। और आईफोन वालों को कैसे ऐप डाउनलोड करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में चीजें दी हुई है। सो प्लीज ऐप पे आ जाइए, बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, वहां पे आपको क्विज मिलेंगे, वो क्विज सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे अभी वो अपडेट होना चालू हो गए तो आप अच्छी तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, ये रहा। और ये मेन एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। मिस्टर वाई इशूड चेक ऑफ रुपीज 10,000 टू मिस्टर जेड was dishonored by bank because Y did not have enough fund in his account and has no authority to overdraw। ना तो उसका भाई करंट अकाउंट होगा कि वो एक्स्ट्रा ओवरड्रॉ भी नहीं कर सकता है ना, ओवरड्राफ्ट भी नहीं कर सकता, और उसके अकाउंट में पैसे भी नहीं थे, तो बट ऑब्वियस सी बात है चेक तो बाउंस हो जाएगा। ठीक है, एग्जामाइन एज पर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बताइए आप प्रोविजन के हिसाब से कि इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। और 2 बातें दी थी। पहला सिनारियो दिया था, मिस्टर वाई इज लाइबल फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। इज मिस्टर वाई लाइबल? अगर यस तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सच एन ऑफेंस। तो बताइए। तो यहां पे बेटा सेक्शन 138 का आपको प्रोविजन लिखना है। याद है वो, चेक का ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफेंस या तो इंप्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स। यस और नो? आई होप तुम्हें याद रहेगा क्योंकि पिछले एमटीपी में ये सब कवर हो गया। और एक बात, दूसरा ये सवाल था, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ वाई इशूड चेक एज अ डोनेशन। अब जिन बच्चों ने तीनों एमटीपी किए वहां पे एक क्वेश्चन ऐसे भी बनाया हुआ था कि अगर आप डोनेशन के लिए चेक देते हो, गिफ्ट देते हो, ठीक है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन देते हो, कोई भी हो, एज ए सिक्योरिटी देते हो, और उस चेक उस केस में अगर इनसफिशियंसी ऑफ फंड की वजह से भी डिसऑनर हुआ तो भी सेक्शन 138 एप्लीकेबल होता नहीं। तो 138 कब एप्लीकेबल होगा? 138 का प्रोविजन लिखना पड़ेगा कि जब अगर हम चेक देंगे, किस चीज के लिए हमें हमारे कर्जे से मुक्त होना है, ठीक है ना, उस केस में अगर इनसफिशियंसी ऑफ फंड की वजह से चेक बाउंस हो तो ही 138 रोल में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। सर कैसे आंसर लिखना था? देखो बेटा, ये वाला प्रोविजन है। पहले तो उन्होंने लिखा है, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद अ बैंकर। क्यों चेक ड्रॉ किया था? फॉर द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट फॉर डिस्चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़े बेटा, डिस्चार्ज होल और इन पार्ट एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। ठीक है, क्यों चेक दिया गया था ये देखो। ये पीडीएफ आपको बेटा ऐप पे मिलेंगे। ऐप डाउनलोड करो, कैटेगरी में सीए फाउंडेशन सिलेक्ट करना आप। ये और इंस्टीट्यूट का आंसर है, ये कोई मेरा आंसर नहीं करके। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यस और नो? यस। लेकिन ब्रैकेट में क्या दिया, ये प्रोविजन याद रखना। अगर आपने डेट से, कर्जे से मुक्त होने के लिए चेक इशू किया था, अ चेक गिवन एज अ गिफ्ट, डोनेशन, सिक्योरिटी और इन डिस्चार्ज ऑफ मियर मॉरल ऑब्लिगेशन या इलीगल कंसिडरेशन, कुछ भी हो, वुड बी आउटसाइड द पर्यू ऑफ दिस सेक्शन। कौन से सेक्शन? 138 से बाहर रहेगा। किस काम के लिए अगर चेक दिया होगा तो एज अ गिफ्ट, एज अ डोनेशन, एज अ सिक्योरिटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, इलीगल कंसिडरेशन, तो उसमें 138 आएगा ही नहीं। किस चीज में आएगा? तो ये वाला पॉइंट। ये क्लियर है बेटा? लिखते आएगा अभी आंसर। ओके, इज रिटर्न बाय बैंक एज अनपेड। आपने चेक दिया था डेट को डिस्चार्ज करने के लिए, लेकिन वो अनपेड रिटर्न हो गया। इधर बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक। या तो आपके अकाउंट में पैसा था ही नहीं, इनसफिशिएंट अमाउंट था, इतना पैसा था नहीं कि वो चेक को ऑनर कर पाए, ये एक सिनारियो। दूसरा, that exceed the amount arranged to be paid from that account by agreement made with that bank। तो भाई ये चीज मतलब इन एक समझिए कि आपके बैंक अकाउंट में पैसों की इनसफिशियंसी की वजह से या आपने अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं किया, चेक बाउंस हो गया, रिटर्न चला गया, अनपेड चला गया। लेकिन कौन से केस में बेटा? बार बार बोल रहा हूं, ये डेट लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होने के लिए।
और उस केस में अगर चेक वापस जाता है, सच अ पर्सन इज लायबल shall be deemed to be a committed offense, तो हम मानेंगे कि उसने ऑफेंस किया है एंड shall be punished with the imprisonment for term which may extend to 2 year। ये प्रोविजन है बेटा, ये हमने पिछले एमटीपी में किया है, ये अभी जिन्होंने सारे लेक्चर किए होंगे उन बच्चों को समझ में आ रहा है कि हाँ सर इजी करके आपको 2 साल तक एक्सटेंड, ये लैंग्वेज मैंने बताया था, 2 साल मत लिखना, जेल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल जो एक्सटेंड हो सकता है अप टू 2 ईयर, और फाइन लग सकता है जो वो भी एक्सटेंड होगा, ट्वाइस मत लिखना, विच में एक्सटेंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ, ये लिखवा के दिया था ना मैंने, एक तो जेल विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर अप टू 2 ईयर, फाइन विच में एक्सटेंड ट्वाइस द अमाउंट, या तो दोनों। अब इन द इंस्टेंट केस तो ये हो गया प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, और इस पर्टिकुलर में आंसर क्या लिखना था, पहले केस में भाई ने चेक इशू किया था वॉज डिसऑनर बाय बैंक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड एंड in his account and he shall be deemed to have committed offense and shall be punished with imprisonment for term which may extend to 2 years, देखो लैंग्वेज देखो बेटा, may extend to 2 years, और फाइन which may extend to 20,000, 20,000 क्यों बोला है बेटा, क्योंकि अमाउंट कितना था चेक का 10,000 और हमने बोला ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ट्वाइस, ट्वाइस मतलब कितना मे एक्सटेंड 20,000 तक फाइन लग सकता है, या तो दोनों। केस 1 का आंसर डन। केस 2, केस 2 में क्या पूछा था, लेकिन सपोज कि आपका आंसर बदल जाएगा अगर गिफ्ट दिया है तो, यस अ चेक गिवन एज अ गिफ्ट और डोनेशन सिक्योरिटी, अभी आप ये पूरा प्रोविजन लिख रहे हो, डिस्चार्ज मेयर मॉरल ऑब्लिगेशन इलीगल कंसिडरेशन, जितना याद है उतना लिखो, would be outside the purview of this section. Hence, if Y issue check as a donation to Mr. Z, he shall not be liable under section 138। हो गया तुम्हारा जून 2024 का पेपर का 7 मार्क के क्वेश्चन का डिस्कशन, दैट्स ऑल। और आपको लिखते आएगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा, ज्यादा टेंशन मत लो, जितना आप रिलैक्स रहोगे उतनी चीजें आपके फेवर में आएगी, और जितना पैनिक रहोगे बेटा उतना फिर वो टेंशन ही आने वाला है, ठीक है एवरीबॉडी। चलो सर ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, अब दूसरा बताइए सेक्शन 76 क्या था, मैं आपको क्विकली बताने की कोशिश करूंगा और आपको प्रोविजन ध्यान में आ जाए इतनी उम्मीद रखूंगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दे। और चौथा पेपर चल रहा है, कंपनीज एक्ट पूरी कंप्लीट तरीके से मतलब डन कर दिया हमने, अभी वो 21 और ये 14, 35 मार्क्स तो डन, 5 मार्क्स और कुछ कर ले पासिंग के लिए, तो सर मतलब इतना तो पेपर आएगा ही आपको, यस और नो, और कॉन्फिडेंस रखे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट तो बोनस है ना, डरिए मत। चलो अब प्रॉमिसरी नोट, सिंपल सी बात है, इस पे गौर कीजिएगा। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है बेटा, एक व्यक्ति ए ने कोई प्रॉमिसरी नोट दिया है, तो ये जो ड्रॉवर है, ये जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, ये खुद बोल रहा है कि मैं तुझे पैसा दूंगा, ठीक है, किसको, बी को। समझ में आ रहा है, अगर ये प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ कर रहा है तो ये प्रॉमिस कर रहा है बी को कि मैं तुझे पैसा दूंगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या पूछा है देखो, payable certain period after sight must be presented to make maker thereof for payment। उन्होंने कहा कि अगर प्रॉमिसरी नोट दिया है तो बी ने वो डेट के वक्त, जो डेट ड्यू डेट था, तो बी ने आना चाहिए और ए के पास वो चेक, वो प्रॉमिसरी नोट क्या करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए अगर उसे पेमेंट चाहिए तो। अंडर विच सिनारियो, लेकिन आपको क्या पूछा गया है देखो, अंडर विच सिनारियो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी एंड इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और ये यहाँ पे मेन सवाल था, उन्होंने कहा देखो भाई, अगर प्रॉमिसरी नोट हम दे रहे हैं और प्रॉमिसरी नोट देने के बाद हम तो क्लियर कह रहे हैं कि आपको चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा, चेक क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा ड्यू डेट पे, लेकिन ऐसे कौन से सिनारियो है जहां पे आपने, चेक बोल रहा हूं मतलब प्रॉमिसरी नोट, प्रेजेंट नहीं भी किया, ऐसे सिनारियो बताइए, अंडर विच सिनारियो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। तो ये जो बंदा है ना बी, उसको वो प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं हुआ तो उसे डिसऑनर माना जाएगा। आंसर बताता हूं सीधा, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। सेक्शन 76 क्या कहता है देखो बेटा, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर एट ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला देखो, ज्यादा लोड मत लो इस लैंग्वेज का, प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। इफ मेकर दैट इज ड्रॉइंग और एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, देखो केस याद रखना, एक केस में बता रहा हूं, जिसने बिल बनाया वो फोन ही नहीं उठा रहा है या इंटेंशनली रोक रहा है खुद को, क्या, कि आप वो चेक प्रेजेंट ही ना कर पाओ, आप उस तक पहुंच ही ना पाओ। तो इंटेंशनली अगर मेकर कोई कांड करता है और आप चेक प्रेजेंट नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आपने चेक नहीं भी प्रेजेंट किया तो वो कंडीशन हम हटा देंगे, इसमें भले चेक प्रेजेंट नहीं हुआ तो भी मेकर की गलती माना जाएगी और आपका चेक डिसऑनर माना जाएगा। बहुत बार क्या होता है, आपको आपकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता, तू तो आया ही नहीं जिस दिन को बुलाया, अब दिन निकल गया तो तू जा, कंफ्यूजन हो रहा है देखो।
हमेशा याद रखो, मेकर मतलब जिसको पैसा देना था। किस पे ड्रॉ किया प्रॉमिसरी नोट? बी पे, और बोला 10 फरवरी को आ। बी 10 फरवरी को आता है, लेकिन ए उसको इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है। क्या बाद में ए बोल सकता है बी टाइम पे नहीं आया तो मैं अब लायबल हूं? नहीं बेटा, बी आया था, तूने अवॉइड किया, तो इस केस में प्रेजेंटमेंट का कोई जरूरत ही नहीं है। समझा? यस और नो? यस सर। थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, बट ठीक है भाई, ये क्वेश्चन 76 एक बार कर लो, टेंशन नहीं रहेगा। इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेएबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, ही क्लोज सच प्लेस ऑन बिजनेस डे ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स। मेकर ने बोला कि इस जगह पे आ, ये बंदा गया वहां पे, लेकिन वो था ही नहीं, बिजनेस आवर्स में बिजनेस बंद करके बैठा है। तो किसकी गलती? उसी की गलती जिसने बनाया था। तो नॉन प्रेजेंटमेंट की वजह से तेरा बिल ऐसे माना ही नहीं जाएगा कि प्रॉब्लम है, वो सही रहेगा, और डिसऑनर उसकी गलती की वजह से हुआ तो उसे भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है। इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेएबल एट सम स्पेसिफिक प्लेस, नहीं देखो बेटा, क्या बोला है कि अगर इंस्ट्रूमेंट पेएबल है कोई स्पेसिफिक प्लेस पे, नाइदर ही नॉर एनी पर्सन ऑथोराइज्ड टू पे इट अटेंड सच अ प्लेस ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर। उसने बोला कि XYZ जगह पे आके रुकना, उस दिन में तुझे वहां पे पैसा दे दूंगा। और ये बंदा उस जगह पे गया, ना तो ये व्यक्ति आया, ना तो उसका कोई ऑथोराइज पर्सन या एजेंट आया, तो माना जाएगा भाई इस सामने वाले व्यक्ति की कोई भी गलती नहीं है। And last, if the instrument not being payable at any specific place, uh, he cannot after due such be found, और उसने particular efforts लिए और उसे मिला ही नहीं। कहाँ पे वो मिलेगा बंदा? मतलब उसने बोला कि यार जहाँ पे वो जिस जिस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहां पे भी गए, वहां पे भी वो व्यक्ति नहीं मिला। खत्म। तो अब 4 पॉइंट याद करते हैं। मुझे पता है ये थोड़ा ना कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे जाते हैं इससे। अब दिया है, मेन क्वेश्चन में आ गया। सेक्शन 76 क्या है देखो, पहले क्वेश्चन पे आओ। देखो 30% भी गया ना बेटा, मतलब आंसर लिखते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लेक्चर किया और बाद में वैसे तो बचता ही नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट 30, 40, 50, 60% तो भी रिटेन रह जाए। सवाल ये था कि प्रॉमिसरी नोट पेएबल एट सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर फॉर पेमेंट, कि आपको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। किसको? मेकर को, तो ही पेमेंट होगा। अंडर विच सिनारियो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन ऐसे कौन से सिनारियो जहां पे अभी आपको प्रेजेंट नहीं करना, वो खुद लाके दे, ठीक है, बार बार आपको जाना ना पड़े। तो ये पहला तो सेक्शन 76 लाना रोल में, है ना? कहां पे प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, तो क्या लाओगे? सेक्शन 76। और क्या बताओगे अगर मेकर इंटेंशनली उसे अवॉइड कर रहा है सामने वाले व्यक्ति को? बिजनेस प्लेस पे बुलाया, लेकिन वो बिजनेस ड्यूरिंग बिजनेस आवर बंद है। कोई स्पेसिफिक प्लेस पे बुलाया, लेकिन ना तो व्यक्ति गया, ना तो उसका ऑथराइज पर्सन गया पे मेकर का, तो खत्म। अभी वो प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं, तुझे पैसा देके देना पड़ेगा, खुद जाके देना पड़ेगा। और ये अगर प्लेस ही मेंशन नहीं है, उसने जेन्युइन एफर्ट लिया और फिर भी नहीं मिला कुछ। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये लिख दिया तो भी चलेगा बेटा। एज अगेंस्ट एनी पार्टी sought टू चार्ज देयर इज इफ ही हैज if any party is sought to be charged therewith if he has engaged to pay notwithstanding non presentment। अगर खुद बोलता है बेटा कि notwithstanding भड़ में जाए, तो प्रेजेंट मत कर, कोई देने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा और मैं खुद पैसा देके जाऊंगा। अगर वो पार्टी खुद एग्री कर रहा है, क्या बोला? वो पार्टी खुद बोल रहा है, ऐसा बिल बनाया है, सेक्शन 76 बोलता है कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। बाकी लॉ क्या बोलता है, भाड़ में जाए। मैं बोलता हूं कि तुझे बिल प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, मैं खुद आके तुझे पैसा दे दूंगा। खत्म। और अगेंस्ट एनी पार्टी आफ्टर मैच्योरिटी विथ नॉलेज दैट इंस्ट्रूमेंट हैज बीन प्रेजेंटेड, ही मेक पार्ट ऑन अकाउंट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट। क्या हुआ बेटा? मैं जनरल बता देता हूं, फिर आप एक बार रीड कर लेना। आपको एक ही पॉइंट है डी वाला, कि मैंने आधा पैसा दिया और बोला खुद खुद जाए, उसने प्रेजेंट नहीं किया, पेमेंट देने को आया नहीं, ड्यू डेट से एक दिन पहले में गया, बोला यार 10,000 लेना था, 2,000 ले भाई, और ना मैं तेरे को बचा हुआ 8,000 4 दिन बाद दूंगा, 4 दिन बाद आके दूंगा। तो अब जब इसने पार्ट पेमेंट किया और ये खुद कहा कि भाई 4 दिन बाद आके मैं तेरे को 8,000 दे दूंगा, तो अब ये सामने वाले पार्टी को प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सी बात है। देखो नॉर्मली प्रेजेंट करना पड़ता है, लेकिन ये बंदा खुद बोल रहा है, पार्ट पेमेंट किया और बोला कि यार बाकी का मैं तुझे बाद में दे दूंगा, तो उस बाकी के पैसों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। और promise to pay amount due whole or in part or otherwise waive his right to take advantage or of any default in presentment for payment। और खुद बोलता है कि अब तुझे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं वेव कर रहा हूँ, वेव मतलब छोड़ रहा हूँ, तूने यहाँ वो राइट छोड़ रहा हूँ मेरा, तू प्रेजेंट नहीं करेगा फिर भी पैसा मैं लाके दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। दैट्स ऑल। एज अगेंस्ट द ड्रॉवर इफ ड्रॉवर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम वांट सच अ प्रेजेंटेशन। और ये नहीं लिखा तो भी चलेगा बेटा, तो 3 पॉइंट ऊपर के 2 पॉइंट लिख लिए तो भी चल जाएगा। मतलब ये ना बहुत दिमाग में घुसता है, लेकिन सिंपल है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि यूजुअली प्रॉमिसरी नोट को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे कौन से सिनारियो जहां पे प्रेजेंट नहीं किया फिर भी, देखो अंडर विच सिनारियो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, और आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये वाले 4 पॉइंट याद रखना। पहले, इंटेंशनली प्लेस बोला, बिजनेस प्लेस बंद था,
है ना? उस टाइम पे स्पेसिफिक प्लेस पे बोला, वो गया ही नहीं मेकर, या तो उसका ऑथराइज्ड पर्सन नहीं गया, या स्पेसिफिक प्लेस मेंशन नहीं था, उसने एफर्ट्स लिए, सर्च किया सामने वाले बंदे ने, लेकिन प्रेजेंटमेंट के लिए कोई था ही नहीं। तो इस केस में ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेज़ेंट करो, बाद में आपको पैसा देना पड़ेगा। बिल ही ऐसा ड्रॉ है, प्रेज़ेंटमेंट ज़रूरी नहीं, दूसरा। तीसरा, पार्ट पेमेंट किया और खुद बोल रहा है मेकर कि मैं बाद में दूँगा रिमेनिंग पैसा। तो उस केस में भी प्रेज़ेंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आप जनरल 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए और खत्म कीजिए, और 76 मॉड्यूल में भी जाके डन कर दीजिए करके। ठीक है बेटा? उम्मीद है ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा कन्फ्यूज़न भरा था, बट मैं बाद में कभी आऊँगा और रिवीजन लेक्चर लगे तो कवर कर दूँगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में 76 जाना बहुत ज़रूरी था। जब मॉड्यूल में से पढ़ा है तो ये कवर किया था हमने, लेकिन अब आपको जितना मैंने समझा उतना बेसिक चीज़ें चार्ट बना लो इसका और खत्म करो 76 को। अगर पेपर में आया तो आपको याद आना चाहिए। ठीक है? चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद। जय